हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जाना आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पार्ट फर्स्ट है हमारे संविधान का। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका अंदर हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर हमारे आर्टिकल 5 to 11 आते हैं। और मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी संविधान में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन सिटीजनशिप। बिना किसी डिले किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको लीगल नोटिस, लीगल अपडेट, लीगल जॉब्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को अगर आपको जानना है तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, पहला सिटीजन्स और दूसरा एलियंस। अब इनके अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम जानना चाहें कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो हम कैसे पता करेंगे। देखिए, जो सिटीजन्स होते हैं वो वह लोग होते हैं जिनको फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और एलियंस वो लोग होते हैं जिनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं करने दिया जाता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं भारतीय सिटीज़न होने के फ़ायदे के बारे में। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आर्टिकल्स के बारे में कि कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अनरीजनेबल डिफरेंशिएशन। फिर बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जो कि है आर इंसिडेंट ऑफ गारंटीज ऑफ इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर बात करते हैं आपके आर्टिकल 19 की, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। अब ये यहीं ख़त्म नहीं होता। अब जो अगला आर्टिकल है वो है 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लेकिन जैसे कि पीएम, सीएम, अगर इस टाइप की जॉब हो तो वो कौन, बाहर के लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, वह सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलती है। और जो वोट करने का अधिकार है वो भी सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स को ही मिलती है। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब इस सिटीजनशिप को डिसाइड करने के लिए भी एक लॉ है, जो कि है सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन यह एक्ट डिफरेंट टाइम्स पर बदला गया है, जैसे कि 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में भी। अब बात करते हैं आपके आर्टिकल 5 की, जो कि बिल्कुल सेम है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जिस भी पर्सन के पास डोमिसाइल था टेरिटरी ऑफ इंडिया का, और देखिए मैं क्लॉज वाइज भी आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। इंग्लिश के अंदर क्लॉज लिखे, मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ। तो जो पहला क्लॉज है उसका मतलब वो इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो। सेकंड क्लॉज यानी उसके माँ बाप में से कोई भी एक इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो। क्लॉज 3 मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हो तो उससे 5 साल पहले से वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेरिटरी होने चाहिए। अब अगर ये सब क्लॉज को कोई भी बंदा सेटिस्फाई करता है तो भारत सरकार उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मान लेगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो देखिए, पहले थोड़ा सा आर्टिकल 6 के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल 6 उन लोगों की सिटीजनशिप से डील करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे। जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जिसकी एक कट ऑफ डेट भी रखी गई थी 19 जुलाई 1948। आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे के जो आर्टिकल्स हैं ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इस डेट को माइग्रेट्स की सिटीजनशिप को कैसे यूज़ किया है, देखिए समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 6 के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक को भी फुलफिल करते हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। देखिए, पहले में कोई पर्सन या उसके माता पिता या उसके ही माता पिता, मतलब कि नाना नाना, दादा दादी, किसी में से भी कोई भी एक पर्सन अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडिया एक्ट 1935 के तहत वो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है और वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं कंडीशन 2 की। इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन है। पहला, अगर उस पर्सन ने फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर दिया, मतलब 1948 से पहले माइग्रेट हो गया इंडिया के अंदर, और उसके बाद माइग्रेट होने के बाद जब से इंडिया का एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो उसको इंडियन सिटीज़न मान लिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं फुलफ़िल होता है, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। देखिए, अगर किसी पर्सन ने फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया है और यदि वो 19 जुलाई या उसके बाद इंडिया में माइग्रेट हुआ और उसका इंडियन का अगर रजिस्टर्ड है अगर वो, तो उसका मान लिया जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड कैसे होगा,
देखिए जब 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हुआ, अगर उससे पहले उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और उसके साथ ही साथ कम से कम जब उसने अप्लाई करा उसके 6 महीने पहले से अगर वो इंडिया के अंदर रह रहा था, एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, तो अगर उसने यह फुलफ़िल कर दिया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं देखिए आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 के हिसाब से कोई भी इंडियन सिटीज़न है, चाहे वो डोमिसाइल की वजह से हो या फिर आपके माइग्रेट करके आने की वजह से, उसकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी यदि वो पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेट होता है तो। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर वो पर्सन रीसेटलमेंट के हिसाब से वापस आ जाता है तो आर्टिकल 6 क्लॉज बी के हिसाब से उसका वापस सिटीजनशिप मिल सकती है। अब देखिए, अब बात है अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद या उस तारीख को आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करनी पड़ेगी, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करनी होगी गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया को। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन को 26 जनवरी 1950 से पहले अप्लाई करनी होगी और अप्लाई करने से 6 महीने पहले से रेगुलर इंडिया में रहना होगा। अब देखिए बात करते हैं आर्टिकल 8 की। हमें यह बताता है कि जो लोग पैदा तो इंडिया में हुए हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया हैं। आर्टिकल 8 बताता है कि कोई भी पर्सन या उसके माँ बाप या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हों और वह व्यक्ति इंडिया से बाहर लगातार रह रहा हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से वो इंडिया सिटीजन ही रहेगा, यानी उसकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसके लिए वह जिस कंट्री में रह रहा है वह इंडियन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास रजिस्टर करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए उस व्यक्ति को डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिसका फॉर्मेट डोमिनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगा। इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले आर्टिकल के, आर्टिकल नंबर 9 की। देखिए आर्टिकल नंबर 9 हमें बहुत खास फीचर के बारे में बताता है जो कि है सिंगल सिटीजनशिप। अब देखिए आर्टिकल 9 में स्टूडेंट्स मैं ये बताता है कि यदि कोई पर्सन जानबूझकर किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो वो इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5, 6 और 8 के अंडर इंडियन सिटीजनशिप को क्लेम नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जैसे ही वह दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप को एक्वायर करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। तो देखिए आर्टिकल 10 हमें बताता है अगर किसी पर्सन के पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वह उसके पास कब तक रहेगी। तो सुनिए, जो ऑलरेडी इंडियन सिटीज़न हैं वो लगातार इंडिया का सिटीज़न रहेगा उन सिटीजनशिप लॉज के अंडर जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। इसका मतलब यह भी है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप से निकाल सकती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट उसकी सिटीजनशिप छीन लेगी। इसके लिए आपको पता तो होगा ही कि सिटीजनशिप से कंसर्न लॉ में अमेंडमेंट मींस चेंजेस करना पड़ेगा और उसके लिए लॉ पार्लियामेंट में एमपीज के कंसर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक केस भी है, आप इस केस को सुनिए, इब्राहिम वज़ीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसको इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट 1949 से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 11 की। तो देखिए आर्टिकल 11 के साथ पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती हैं। ऐसी पार्लियामेंट किन चीज़ों के लिए और कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं ये सब बताया गया है। देखिए आर्टिकल 11 में स्टूडेंट्स, आर्टिकल 11 के अनुसार पार्ट 2 का कोई भी प्रोविज़न पार्लियामेंट को सिटीजनशिप रेगुलेट करने से नहीं रोक सकता है, यानी पार्लियामेंट सिटीजनशिप रिगार्डिंग मैटर्स को कंट्रोल कर सकती है। उसके हाथ में सारी पावर है सिटीजनशिप को लेकिन उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वह एमपीज़ के कंसर्न की ज़रूरत होगी वोटिंग की। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।